नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड ये भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है। 13वीं महारत्न कंपनी है। तो भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, मिथुन मिथुन ये मिथुन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। पाया जाता है और सितंबर 2023 सितंबर 2023 में आधिकारिक आधिकारिक खाद्य पशु आधिकारिक खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। आधिकारिक खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। आईसीएआर ने 1 सितंबर आईसीएआर ने 1 सितंबर को राष्ट्रीय मिथुन दिवस राष्ट्रीय मिथुन दिवस दिवस मनाने की घोषणा की है। घोषणा की है। ध्यान दीजिए। और यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि मिथुन को राष्ट्रीय खाद्य पशु मतलब खाद्य पशु का जो दर्जा दिया गया है वो किसने दिया है? तो वो दिया है FSSAI। आप देखते होंगे प्रत्येक खाद्य की चीजों पर, खाने पीने की वस्तुओं पर FSSAI लिखा होता है। तो ये दर्जा इसी संस्था ने दिया है, FSSAI ने। तो एक बार फिर से देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है और मिथुन क्या है? उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाने वाला एक पशु है और सितंबर 2023 में आधिकारिक रूप से इसे खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। किसने दिया? FSSAI ने दिया। आईसीएआर ने क्या किया? 1 सितंबर
1 सितंबर को राष्ट्रीय मिथुन दिवस मनाने की घोषणा की है मित्रों। वर्तमान समय में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक निर्यातक और उपभोक्ता देश। तो वर्तमान समय में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत है। देखिए, विश्व में जितना भी हल्दी उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है, सबसे ज्यादा भारत है। और हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 62% से अधिक है, एबव 62%। हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है कर्क्यूमा लोंगा है, और हल्दी एक बहुत ही औषधीय पदार्थ भी है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से इसे याद कर लें। यह प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 नोबेल पुरस्कार 2023 किस टॉपिक पर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका टॉपिक है क्वांटम डॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस टॉपिक पे दिया गया है? तो टॉपिक इसका है क्वांटम डॉट्स। आगे देखिए, शांति नोबेल पुरस्कार 2023 शांति नोबेल पुरस्कार 2023। यहां पे देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ये करंट अफेयर्स है वो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी 2023, जिसकी परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हो रही है। 17 मार्च को यूपी पीसीएस की परीक्षा भी प्रस्तावित है। उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको भरोसा ना हो तो परीक्षा जिस दिन हो उसके बाद इन वीडियो से अपनी बुकलेट मिला लीजिएगा। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया मित्रों ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को देखिए, ये मानवाधिकार कार्यकर्ती हैं और इन्होंने ईरान में मानवाधिकारों के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। और एक विशेषता मैं आपको बता दूं
कि शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये ईरान की दूसरी महिला है। ईरान की दूसरी महिला है। इससे पहले 20 वर्ष पहले 2003 में ये पुरस्कार शिरीन इबादी को दिया गया था और वो नोबेल पीस प्राइज पाने वाली ईरान की पहली महिला थी। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 क्वांटम डॉट्स टॉपिक पर दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली नरगिस मोहम्मदी ईरान की दूसरी महिला है। पहली महिला शिरीन इबादी 2003 में। 2 अक्टूबर 2023 2 अक्टूबर 2023 को जाति गणना करवाकर आंकड़े प्रस्तुत करने वाला राज्य, आंकड़े प्रस्तुत करने वाला राज्य तो ये है मित्रों बिहार। तो देखिए 2 अक्टूबर 2023 को जाति गणना करवाकर आंकड़े प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन सा था मित्रों? तो वो बिहार था। देखिए यहां पर जाति गणना के पक्ष में और विपक्ष में जो बहस चलती है उसमें आपको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जो लोग जाति गणना को बढ़ावा दे रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1989 से बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव हैं। उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी थी, फिर बाबू नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, बीच में श्री जीतन राम मांझी जी और फिर नीतीश कुमार। तो लगातार, और ये तीनों ही चारों नेता ओबीसी वर्ग से हैं, उसके बावजूद आपने बिहार का विकास क्यों नहीं किया? और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव भी केंद्र में रेल मंत्री रहे, बाबू नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे। केवल जाति के आधार पर पोलराइज करना यह अच्छी बात नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास के कार्य हैं उनको आपको देखना है। केवल मोदी जी के विपक्ष में हम काम करेंगे ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने आज पूरे भारत को, पूरे विश्व में एक अच्छी पहचान दिलाई है, एक सम्मान दिलाई है। जहां पर केवल खड़ंजे होते थे वहां पर आज हाईवे बन गए हैं। 370 मोदी जी के नेतृत्व में हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश को कम से कम ये समझना चाहिए और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो स्थान है मित्रों, तो वो 40वां स्थान है। ये आपको याद रखना है, 40वां स्थान। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 40वां स्थान है मित्रों। आगे देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किस देश के व्यक्ति को मिला है? किस देश के लेखक को मिला?
लेखक को मिला। तो ये है मित्रों, इसका उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वेजियन है ये, और इनका नाम है जॉन फॉसे। जॉन फॉसे, जॉन फॉसे। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किस देश के लेखक को मिला है? तो नॉर्वे के। ये आपको ध्यान देना है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए, शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी। भौतिकी, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और भौतिकी के क्षेत्र में। ये दिया जाता है मित्रों वर्ष 1901 से। वर्ष 1901 से दिया जाता है। लेकिन जो छठवां क्षेत्र है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल दिया गया वो दिया गया मित्रों 1969 से। ये आपको ध्यान रखना है। तो शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और भौतिकी के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है 5 क्षेत्रों का 1901 से प्रारंभ हुआ, और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है 1969। देखिए, R21 मैट्रिक्स M ये द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। मलेरिया रोधी टीका है। मलेरिया रोधी टीका। यहां पर आपको ध्यान देना है कि 2 अक्टूबर 2023 को WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लगाने की सिफारिश की थी। इसको लगाने की सिफारिश की। ध्यान दीजिए, अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि R21 मैट्रिक्स M क्या है, तो द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है, और 2 अक्टूबर को WHO ने इसकी सिफारिश की थी। अब देखिए, प्लाज्मोडियम ये आप ध्यान रखिएगा, ये मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, इसलिए कि इसके साथ वाइवैक्स, अन्य जो स्थितियां हैं वो भी बनती हैं, तो अन्य नाम भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स आप याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स अगर आता है तो आप सीधे इसको मलेरिया से मैच कर देंगे। तो R21 मैट्रिक्स M क्या है? द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है, जिसको कि 2 अक्टूबर को WHO ने इसको लगाने की सिफारिश कर दी, और इसका मुख्य कारण क्या है मलेरिया का? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्रतिभा
विश्व प्रतिभा सूचकांक 2023 में, यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि करंट अफेयर्स पढ़ते समय आपको क्या टॉपिक पढ़ना है या क्या पढ़ना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बाजार में बहुत सारी किताबें हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हैं, उसमें सभी में कोई 7,000 प्लस दे रहा है, कोई 15,000 प्लस दे रहा है। इतना समय मित्रों आपके पास नहीं है, इसलिए आपको यह भी ध्यान देना है कि आपके पास जो कीमती समय है वो कैसे आप यूज करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, विश्व प्रतिभा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, भारत का स्थान, तो वो मित्रों है 56वां स्थान। ये 56वां स्थान है भारत का, 56वां स्थान। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 56वां स्थान। देखिए, भारत का 41वां स्थल, भारत का 41वां स्थल जो विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो ये मित्रों हैं शांति निकेतन, शांति निकेतन को, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर से ये सीधे संबंधित है। और 2023 में भारत के 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए, जिसमें 41वां स्थल जो था वो शांति निकेतन था। शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी की एक सोच थी। उसके बाद शांति निकेतन को आगे बढ़ाया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। विश्व कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। किस पर मिला? गीतांजलि पर मिला। शांति निकेतन को यहां 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। और मैं आपको बता दूं, शांति निकेतन को 1921 में विश्व भारती का दर्जा और 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया है। और यहां पर 41वां जो स्थल है शांति निकेतन, वो विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। अब इसी के साथ एक चीज और आप ध्यान रख लें कि जो 42वां स्थल है वो कौन सा है, क्योंकि 2023 में दोनों को जोड़ा गया है। तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह, होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक। तो विश्व प्रतिभा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 56वां है। भारत का 41वां स्थल जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। 42वां स्थल होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है मित्रों।
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत से बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा, ये भारत से बाहर की बात हो रही है, सबसे बड़ी प्रतिमा मेरीलैंड में स्थापित की गई, मेरीलैंड यूएसए में स्थापित की गई, तो यहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये किसकी प्रतिमा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में किसकी मूर्ति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल की प्रतिमा जो कि गुजरात के केवाड़िया में लगी हुई है, और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, मेरीलैंड में लगाई गई है, जो कि 19 फीट की है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 19 फीट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके जो स्कल्पचर हैं, इसके जो शिल्पकार हैं वो कौन है, इसके शिल्पकार हैं राम वी सुतार। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो मेरीलैंड में प्रतिमा लगाई गई उसके शिल्पकार हैं राम वी सुतार। ये भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित मूर्तिकार हैं और इन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राम वी सुतार जिन्होंने की एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को डिजाइन किया। यह मूर्ति कांसे की है और कितनी बड़ी है मित्रों, 19 फीट की है। भारत से बाहर डॉक्टर बी आर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा मेरीलैंड में लगाई गई, क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है। यहां पर मित्रों मैं आपको और बताऊं, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव केसीआर साहब, इन्होंने अप्रैल 2023 में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर की हैदराबाद में लगाई, अनावरण किया उसका। देखिए मित्रों, अगर ये पूछा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है, तो हैदराबाद में है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केसीआर द्वारा इसका अनावरण किया गया था अप्रैल 2023 में। लेकिन भारत से बाहर मेरीलैंड यूएसए में इस प्रतिमा को स्थापित करके डॉक्टर अंबेडकर का नाम बढ़ाया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और मैं भी उनको शत शत नमन करता हूं डॉक्टर अंबेडकर को। भारत का पहला लाइट हाउस, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन
पणजी में किया गया है, पणजी, गोवा। गोवा में किया गया, किया गया। देखिए, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन ये कहां किया गया है? पणजी, गोवा में किया गया है। नई संसद में कितने द्वार हैं? तो नई संसद में मित्रों 3 द्वार हैं। नई संसद में 3 द्वार हैं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो नई संसद भवन है उसमें जब सांसदों की बैठक हुई तो उसमें कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो वो महिला आरक्षण से संबंधित था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और 106वां संविधान संशोधन विधेयक था। अगर यह प्रश्न आता है कि नई संसद में पहली बार किस सदस्य को संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया गया, तो वो है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा। ये वो नाम है जिनको नई संसद से पहली बार निष्कासित किया गया है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने पैसे लेकर के संसद में प्रश्न पूछे। मामला एथिक्स कमेटी को गया और एथिक्स कमेटी ने सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की। सो परिणाम आपके सामने। देखिए मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लोग इसको देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित करें। और अगर आपको हमारी लाइव क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और हमने नंबर भी प्रोवाइड करा रखे हैं, और लाइव क्लास के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स और पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेंगे, ऑफलाइन भी आपको मिलेंगे। लेकिन आप हमसे नोट्स या पीडीएफ की मांग तब करिएगा जब आपको मन में पढ़ने की इच्छा हो, वरना मित्रों कतई मत करिएगा। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।